अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर करूंगा और इसमें हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि हमने किस तरह से, बल्कि डिस्कस नहीं करेंगे, हम ये करके देखेंगे कि वीएम वेयर जो है वो उसको किस तरह से इंस्टॉल करना है विंडोज़ के सिस्टम के ऊपर। और उसके ऊपर लाइनक्स जो है उसका अबंटू को मैं अबंटू डेस्कटॉप जो है उसको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा आपको। तो शेयर स्क्रीन मैं कर रहा हूँ आपके साथ। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि मैंने ऑलरेडी जो है वो डाउनलोड दोनों चीज़ें की हुई हैं। ये जो अबंटू का आईएसओ इमेज है और ये जो है वो वीएमवेयर है, जो कि एप्लीकेशन की टाइप है। सबसे पहले हमने वीएमवेयर जो है इसको इंस्टॉल करना है। अब इसके इंस्टॉलेशन के लिंक्स जो है, ये दोनों एप्लीकेशन जो है ये फ्रीली अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल के ऊपर आप जाएं, लाइक मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं कि ये मैंने सर्च की है और इस पहले यूआरएल के ऊपर जब मैं गया हूँ, ये वाला जो है, तो इसके ऊपर मुझे जो है वो VMware के डाउनलोड के ऑप्शन मिल गए। लाइक यहाँ से मैं करूँगा, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूँगा। डाउनलोड के ऊपर लिंक क्लिक करने के बाद मेरे पास ये एक पेज खुल जाता है। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे दोबारा डाउनलोड, गो टू डाउनलोड का जो लिंक है इस पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं जाऊँगा तो यहाँ पे जो ये वाला बटन है, इसको जब मैंने क्लिक किया था तो ये मेरा VMware जो है ये डाउनलोड हो गया। ये आप बॉटम में देख सकते हैं कि ये तकरीबन अभी डाउनलोड हुआ होगा। लाइक जब मैंने ये वाला बटन क्लिक किया तो मेरे पास ये VMware जो है वो डाउनलोड। इसी तरह जब बंटू को मैंने इंस्टॉल करना था, सॉरी डाउनलोड करना था, तो मैं यहाँ पे गया हूँ। आपको स्क्रीन नजर आ रही है या नहीं गई आ रही? नहीं सर, स्क्रीन ही नजर आ रही। नो अच्छा, सर, नहीं आ रही नजर। अब चेक कीजिएगा जरा। आ रही है सर, अब आ रही। अच्छा, ये सर्च क्यूरी देख जी लें। सर, अब आ रही है। सर्च क्यूरी को जरा देखें कि मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि मुझे ये सर्च करना है, अबंटू डाउनलोड आईएस। और इसके अंदर जो पहले इमेज है इसके अंदर मैं जाता हूँ और यहाँ से ये अबंटू 20.04.2.0 LTS। इसमें जो LTS जो है ना, इसका मतलब होता है लॉन्ग टाइम सपोर्ट। लॉन्ग टाइम सपोर्ट का मतलब ये है कि ये 4 या 5 साल के लिए जो है ना, ये सिक्योरिटी अपडेट्स और जो फीचर अपडेट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी आपने अबंटू जो है उसको इंस्टॉल करना है तो कोशिश करें कि आप उसका LTS वर्जन जो है वही इंस्टॉल करें। यहाँ पे इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं। उसके अलावा मैं नीचे जाऊंगा तो यहाँ पे Ubuntu 21.04 भी है, लेकिन ये LTS वर्जन नहीं है। इसलिए मैंने ये वाला वर्जन जो है वो डाउनलोड किया। डाउनलोड मैंने कैसे किया, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया डाउनलोड, तो उसके बाद ये जो है डाउनलोड होना शुरू हो गया। आप, मैंने दोबारा क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक और डाउनलोड जो है वो शुरू हो चुकी है। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये यहाँ पे डाउनलोडेड है तो मैं इसको कैंसिल कर दूँ। ठीक है, तो ये तो वो प्रोसेस था जिसके जरिए आप इसको डाउनलोड करते हैं VMware को और अबंटू को। अभी मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ और जो ऑलरेडी मेरे पास पड़ी है उसी को हम यूज करेंगे। अब मैं जाता हूँ डाउनलोड्स में। यहाँ पे पहले हमने VMware को इंस्टॉल करना है, इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक करना है और ये तकरीबन उसी तरह से इंस्टॉल हो जाएगा जिस तरह आपके स्टैंडर्ड विंडोज के कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल होते हैं। आप नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते जाते हैं और आपका जो है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है।
आप लोगों में से कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने विंडोज इंस्टॉल की हुई है सिस्टम के ऊपर खुद? ऑलमोस्ट सभी ने की होगी। कोई एक स्टूडेंट मुझे ये बता सकता है कि उसमें क्या स्टेप्स करते हैं नेटिवली? यानी कंप्यूटर के ऊपर विंडोज इंस्टॉल करनी है तो यूएसबी कैसे क्रिएट करते हैं और बाद में इंस्टॉलेशन जो है वो कैसे करते हैं? ये जो अपडेट्स है इनको मैं डिसेबल कर रहा हूँ, अपडेट चेक को, इसको भी मैं डिसेबल कर रहा हूँ। ये दोनों ऑप्शन जो है ये आपका नेटवर्क को करेंगे डिस्टर्ब। ये स्टार्ट मेन्यू फोल्डर है और डेस्कटॉप है, और यहाँ पे आपकी इंस्टॉलेशन जो शुरू हो जाए। अच्छा, मीनवाइल उसी डिस्कशन को जारी रखते हैं। आप में से किसी स्टूडेंट ने मुझे नहीं बताया कि विंडोज कैसे करते हैं। तो यूजुअली आपके पास विंडोज की फाइल होती हैं, उससे आप या बूटेबल यूएसबी बना लेते हैं या बूटेबल सीडी या डीवीडी बना लेते हैं, उससे बूट करते हैं और आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर आपने उबंटू जो है उसको भी नेटिवली इंस्टॉल करना है तो यही प्रोसेस होगा। सिर्फ ये करना है कि आपने रफस एक सॉफ्टवेयर है, वो कितने लोगों ने यूज किया हुआ है? सर किया हुआ है यूज। बूटेबल सीडी आप उससे या डीवीडी, सॉरी, बूटेबल जो यूएसबी है वो बनाते हैं। तो आपने बूटेबल जी यूएस सर जो मैं समझ रेफरेंस गया। है उसको ये वाली फाइल दे देनी, ये वाला आईएसओ इमेज दे देना है। तो वो आपके लिए बूटेबल यूएसबी बना देगा, जिसके जरिए आप जो है वो नेटिवली उबंटू को अपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल कर सकें। सही है, जो आपने अभी कहा रिपीट कर दें। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अभी वर्चुअल मशीन पे हम इंस्टॉल करेंगे उसको तो सिर्फ यही वाला फाइल चाहिए, जो उबंटू का आईएसओ इमेज है वो यही चाहिए। लेकिन अगर आपने उबंटू को नेटिवली अपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करना है, जिस तरह ये विंडोज को आप करते हैं नेटिवली, तो आपने रफस एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको यूएसबी को बूटेबल बनाने में हेल्प करता है। तो आपने रफस को चलाना है, यूएसबी अटैच करनी है और रफस को बताना है कि किस चीज का हमने जो है वो बूटेबल बनाना है। उसको आपने ये वाला आईएसओ इमेज का पाथ दे देना है जहां भी आपके सिस्टम के ऊपर पड़ा है। तो वो इन फाइल को, इस आईएसओ को एक्सट्रैक्ट कर देगा अपने यूएसबी में और उसको बूटेबल भी बना देगा। उसके जरिए आप नेटिवली उबंटू अपने सिस्टम के ऊपर जो है वो इंस्टॉल कर पाए। क्लियर हो गया जी? जी सर। अच्छा, ये इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हो गई है। अभी हम इसको फिनिश करते हैं और इसको ओपन करके देखते हैं कि इसका इंटरफेस कैसा है और इसके ऊपर कैसे हम नई वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। इसको मैं ख़त्म भी करूँगा तो लाइक ये देखें, ये वर्चुअल मशीन वर्क स्टेशन, VMware वर्क स्टेशन 16 प्लेयर जो है वो यहाँ पे आ रहा है। इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो ये कमर्शियल वर्जन लग रहा है। इसके लिए वो या ये कह रहा है कि आप इसको फ्री फॉर नॉन कमर्शियल यूज कर लें, या अगर आपने कमर्शियल यूज करना है तो उसके लिए आप कोई लाइसेंस एंटर कर लें। तो हमारा चूंकि यूज जो एकेडमिक है कमर्शियल नहीं है, तो इसलिए हम पहले ऑप्शन के साथ जो है वो कंटिन्यू करें। ये इसका इंटरफेस हमारे पास आ गया। इसको एक तो मैं मैक्सिमाइज करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे
ऑप्शन आ रहे हैं, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, ओपन अ वर्चुअल मशीन, अपग्रेड टू VMware वर्कस्टेशन प्रो। तो हम इसमें से जो है वो पहले वाला ऑप्शन लेते हैं, वो है क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन। इसमें इंस्टॉलेशन के जो ऑप्शन है, यानी आपने इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, या डीवीडी का बता रहे हैं, या आप उसको बता रहे हैं कि मुझे एक इमेज फाइल या ISO से करनी है, और यहाँ पे मुझे उसका पाथ देना पड़ेगा। मैं यहाँ से ब्राउज करता हूँ। ब्राउज करने के बाद मैं यहाँ से जो डाउनलोड का फोल्डर है मेरा, वहां पे जाता हूँ और उसे भी ये बताता हूँ कि ये ISO इमेज है जिसके जरिए मैं इंस्टॉलेशन करना चाहूंगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसमें से उसने डिटेक्ट कर लिया है कि इसमें Ubuntu 64 बिट है और उसका वर्जन क्या है, डिटेक्ट कर लिया उसने। उसके बाद आप एक दूसरा ऑप्शन भी ले सकते हैं कि आप अभी इंस्टॉलेशन नहीं करना चाहते, आप बाद में इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, और आप सिर्फ अभी क्या करना चाह रहे हैं, वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना चाह रहे हैं। लेकिन हम जो है ये पहले वाले ऑप्शन के साथ चलेंगे, जिसमें वर्चुअल मशीन की क्रिएशन भी साथ ही हो जाएगी और उसके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी साथ ही इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करें। पर्सन फुल नेम, आई थिंक ये कंप्यूटर का नेम है, लाइक मैं इसको कह देता हूँ Ubuntu VM1। यूजर नेम अदील, पासवर्ड मैं सिंपल रख रहा हूँ 123, और यहाँ पे भी 123 रख रहा हूँ। वर्चुअल मशीन का नाम भी उसने वही से उठा लिया है। उसके बाद इसकी लोकेशन, अच्छा इसकी लोकेशन जो है वो जरा चेक करें कि ये यूजर नेम, डॉक्यूमेंट्स, वर्चुअल मशीन, और उसके अंदर जो है जो आपने वर्चुअल मशीन का नाम रखा है उसके साथ एक नई फाइल जो है वो जनरेट कर देगा। उसको मैं बाद में बताऊंगा कि वो फाइल जो है वो क्या करती है। अब इसको आपने रिसोर्सेज देने हैं, ठीक है। मैक्सिमम डिस्क साइज जो है वो कितने GB है, जो उनके हमने देखा था जो स्पेसिफिकेशंस थी, वो कह रहे थे जी कि हमें जो है वो कम से कम 25 GB जो है वो चाहिए। तो मैं इसको जो है वो लेट्स से कि 40 GB जो है वो हार्ड ड्राइव दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं कि जो वर्चुअल डिस्क है उसको एज ए सिंगल फाइल लेना है, या इसको मल्टीपल फाइल जो है उसमें स्प्लिट करना है। ये उसकी मैनेजमेंट है कि आपकी जो वर्चुअल मशीन क्रिएट होगी उसका डाटा एक फाइल में होगा या मल्टीपल फाइल में होगा। यहाँ पे नीचे जो है उन दोनों का उन्होंने कंपैरिजन भी किया हुआ है कि किस ऑप्शन को लेने का क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। अब ये क्या लिखा हुआ है, splitting the disk makes it easier to move the virtual machines to another computer but may reduce the performance with very large disks। ठीक है, तो हम चूंकि वर्चुअल मशीन को किसी दूसरी डिस्क के ऊपर नहीं लेके जाना चाहते, मैंने यहीं पे इसको चलाना है, तो मैं ये वाला ऑप्शन लूंगा जिसमें हमारी परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी बेहतर हो। सर इसे एक्सटर्नल ड्राइव पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं? जी एक्सटर्नल ड्राइव पे भी कर सकते हैं। आपने सिंपली जो है वो यहाँ पे पाथ चेंज कर देना, ये जो लोकेशन आपकी सी की है ना, सी यूजर्स, और ये सारी लोकेशन को चेंज करके आप अपनी एक्सटर्नल ड्राइव पे कर लो। ओके सर। अच्छा, यहाँ पे हार्डवेयर की डिटेल आ रही है, इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेमोरी फॉर दिस वर्चुअल मशीन जो है उसने कितनी एलोकेट की हुई है, 4 GB। ठीक है, लेट्स से मैं इसको 8 GB तक ले आता हूँ, ठीक है। उसके अलावा मेमोरी, प्रोसेसर जो है वो दो उसी तरह से आ गए हैं। नेटवर्क CD इनको मैं चेंज नहीं करना चाहता, नेटवर्क अडाप्टर को मैं चेंज नहीं करना चाहता, USB कंट्रोलर को मैं चेंज नहीं करना चाहता, साउंड कार्ड और प्रिंटर डिस्प्ले बाकी मैं चेंज नहीं करना चाहता था। मुझे सिर्फ मेमोरी को इंक्रीज करना था ताकि जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी बेहतर हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेमोरी मैंने अपडेट की थी वो यहाँ से 4 GB से 8780 MB, यानी 8 GB से कुछ बेहतर ज्यादा मेमोरी जो है वो यहाँ पे आ रही है। उसके बाद हम चलते हैं फिनिश की तरफ, और ये अब हमारा काम जो है वो शुरू हो जाएगा इंस्टॉलेशन का।
सर वैसे इसे कितनी मेमोरी रिक्वायर होती है किसे? सर, इसे अबंटू को? अब बंटू का भी देख लेते हैं, उसकी सिस्टम स्पेसिफिकेशन में यहाँ पे लाइक ये प्रीवियस पेज पे था। ये हमारे पास प्रोसेसर के ऑप्शंस हैं और ये मेमोरी का उसने लिखा हुआ है कि 4 GB सिस्टम मेमोरी हो। और जारी बात है, जितनी ज़्यादा होगी उतना आपका जो है वो स्मूथ होगा आपका एक्सपीरियंस। दोबारा हम यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं कि कुछ लाइनेक्स के टूल से चाहिए, तो मैं यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल का ऑप्शन ले लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं लेता तो वो ये कह रहा है कि यू डू नॉट डाउनलोड VMware टूल्स इजी इंस्टॉल, जिसके जरिए ये इंस्टॉलेशन हो रही है, हो सकता है कि वो पूरी तरह कंप्लीट ना हो। तो हम ये रिस्क लेने की बजाय हम ये कहते हैं कि इसको साथ ही इंस्टॉल कर। यहाँ पे अभी डिस्क चेकिंग हो रही है, डिस्क चेकिंग के बाद जो है इंस्टॉलेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। ये बॉटम में अगर आप ये देखें, बॉटम राइट के ऊपर, तो ये कर्सर जो है वो मूव कर रहा है, ये कर्सर जो है वो चेंज भी हो गया। तो यहाँ पे आप ये देखें कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो शुरू होने वाला है और आपको डिस्प्ले जो है वो मिल गया है।
मीनवाइल आप कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हैं आप पूछ लें। सर इसके एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा बता दें कि ubuntu ज्यादातर कहाँ यूज होता है। किसकी एप्लीकेशंस? सर ubuntu की ubuntu कि जो है मतलब ये इसे पर्सनल। देखिए पर्सनल, यानी ये जो हमने वर्जन डाउनलोड की है ये एक डेस्कटॉप वर्जन है, जिस तरह हम विंडोज का डेस्कटॉप वर्जन यूज करते हैं इसी तरह ये ubuntu का डेस्कटॉप वर्जन है, लेकिन इसके अलावा इसके सर्वर सिस्टम्स भी आते हैं। ज्यादा एक तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन ये है कि हम डेस्कटॉप पे इसको फ्री ऑफ कास्ट ले सकते हैं। लाइक विंडोज के अंदर जो लाइसेंसिंग इश्यूज हैं वो इसमें अवेलेबल नहीं है, ये फ्री आपको अवेलेबल विदाउट एनी कॉस्ट। जी दूसरी ये जी चीज सर। है कि इसका जो कमांड लाइन है या जिसका शेल जिसको कहते हैं वो ज्यादा पावरफुल है एज कमांड कंपेयर टू विंडोज कमांड लाइन। ठीक है, उसमें कुछ कमांड्स जो है वो हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे भी, आपको आइडिया हो जाएगा। ऑन टॉप ऑफ दैट यानी जो शेल जो है चूंकि वो पावरफुल है, तो शेल स्क्रिप्टिंग के नाम से एक पूरी डोमेन है डेवलपमेंट की, कि आपको डिफरेंट जो आईटी कंपनीज हैं उनको ऐसे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं जो कि शेल स्क्रिप्टिंग जो है वो उसको जानते हो, उसको जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब शेल स्क्रिप्टिंग जो है उसको आप अपने डेस्कटॉप सिस्टम पे सीख सकते हैं, और वही शेल जो है वो आपको अवेलेबल होता है सर्वर मशीन में। और जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो सर्वर्स होंगे उनमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता, उसमें सिर्फ आपका शेल ही होता है या आपका कमांड लाइन होता है, और यूजुअली उनके साथ कोई मॉनिटर वगैरह भी अटैच नहीं होता, कोई डिस्प्ले डिवाइस नहीं होती। उनके साथ आप कनेक्ट करते हैं, रिमोटली कनेक्ट करते हैं, और रिमोटली कनेक्ट करके आप सारी जो है उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं। मीनवाइल मैं अगर आपको दिखाऊं कि सर्वर जो है वो किस तरह का होगा, यहाँ पे मैं एक विंडोज खोलता हूँ। फॉर एग्जांपल ये चेक करें जरा, अगर ये रिस्पॉन्ड कर गया, हाँ ये मेरी लोकल मशीन के ऊपर है, एक कमांड एग्जीक्यूटर है, इसमें लाइनक्स की कमांड जो है वो भी कुछ अनेबल हुई हुई है, लेकिन बेसिकली ये गिट का कमांड लाइन है। गिट बैश जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ये कमांड लाइन जो है ये एग्जीक्यूट हो जाता है। अब ये मेरे सिस्टम के ऊपर है, इसमें आप इसका पाथ भी देख सकते हैं कि डी के अंदर मैंने गिट की एक रिपोजिटरी बनाई, गिट की एक डायरेक्टरी बनाई है, उसके अंदर ये मैंने बनाई है, और ये उसकी ब्रांच नेम को कर रहा है। आपको ये समझने की जरूरत नहीं है। अभी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि मैं इस सिस्टम के जरिए बैठ के किसी रिमोट सिस्टम पे लॉग इन कर सकता हूँ जो कि उबंटू का सिस्टम है। अब वो करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, एक SSH की कमांड है जिसको सिक्योर शेल कहते हैं। हमने इसको डिस्कस भी किया था अपने कोर्स में, डिटेल में नहीं किया है लेकिन सिर्फ उसका जिक्र किया है कि सिक्योर शेल जो है वो रिमोटली आपको अलाउ करता है कि आप एक रिमोट मशीन के ऊपर जाके लॉग इन कर दें, और लॉग इन करने के बाद वहां पे आप अपनी कमांड्स जो है एग्जीक्यूट। तो मैंने SSH लिखा है और साथ में मैंने कोडेक लिख दिया। ठीक है, अब कोडेक जो है वो एक रिमोट सर्वर का नाम है। बेसिकली यहाँ पे एक्चुअली ऐसा नहीं होता, मैं इसको अगर आपने कनेक्ट करना है तो बेसिकली होता ये है, आप यूजर नेम देते हैं फॉर एग्जांपल अदील, और साथ में आप जो है वो आईपी एड्रेस देते हैं 203.135.63.70। अब ये जो है ये आईपी एड्रेस है उस सर्वर का जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर भी उबंटू की सर्वर जो है वर्जन वो इंस्टॉल है। उसके ऊपर मैंने करना है तो मैं ये कमांड दूंगा, वो मुझसे पासवर्ड पूछेगा, और पासवर्ड को हिट करने के बाद अगर वो सही है तो वो मुझे वहां पे लॉग इन करता है। तो इस कमांड को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ।
प्रॉब्ली नेटवर्क का कोई इशू आ रहा है, वरना इतनी देर ये लेता नहीं है। या ये जो हम वर्चुअल मशीन चला रहे हैं इसकी वजह से सिस्टम स्लो हुआ हुआ है। कर्सर को मूव करने में भी मुझे परेशानी हो रही है। मीनवाइल यहाँ पे जी देखते हैं सर, ये ऐसे। VMware काफी ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करता हाँ है। जी। मीनवाइल ये एसएसएच जो है ये मैं आपको बताऊंगा भी, और हम कोशिश करेंगे कि इसी जो वर्चुअल मशीन है इसी के साथ अगर मैं अपनी विंडोज की इंस्टॉलेशन है उसके साथ कनेक्ट कर पाऊँ यूजिंग एसएसएच, तो वो भी हम किसी ना किसी एक प्रैक्टिकल में कवर करें। ओके सर। ये मुझे मैसेज नहीं, ये पुराना मैसेज है, यहाँ पे मैसेज अभी तक नहीं आया। शायद इसका मैं कोई ऑप्शन तो नहीं भूल रहा, शायद। 10 मिनट रह गए, उसके बाद आपने इसी मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कर लेना, मैं इसी मीटिंग को स्टार्ट कर। अच्छा, मीनवाइल ये भी देखें कि यहाँ पे जो है वो लॉगिन मैं कर चुका हूँ। ठीक है, ये रिमोट मशीन है, ये उस रिमोट मशीन के सारे क्रेडेंशियल्स हैं। इसमें Ubuntu 16.0 4.2 LTS जो है ये इंस्टॉल्ड है। और यहाँ पे जाके मैं कोई भी कमांड, लाइक मैं ये कहता हूँ कि ls ls जो है, जिस तरह dir की कमांड है कमांड लाइन में, वो आपकी डायरेक्टरी जो है करंट डायरेक्टरी उसके सारे कंटेंट जो है वो आपको डिस्प्ले करवा दें। तो इसी तरह से ये ls से मैंने इसके कंटेंट ले लिए। और इसमें अगर आपने किसी भी कमांड की जो है वो हेल्प देखनी है, तो एक मैन की कमांड होती है, मैन फॉर शॉर्ट फॉर मैनुअल। तो मैं अगर ls की हेल्प देखना चाहूँ तो वो ये मुझे नजर आ जाएगी, ये देखें, ये उसके सारे ऑप्शन जो है वो आ जाएंगे कि उसमें क्या क्या स्विचेस हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, इनको कैसे यूज किया जा सकता है। तो अभी इससे मैंने एग्जिट करना है, तो मैं क्यू जो है वो प्रेस करता हूँ, तो मैं वापस जो है वो कमांड लाइन के अंदर चला जाता हूँ। एक चीज आपने नोट की होगी कि जब मैंने यहाँ पे लॉगिन किया है तो लॉगिन पे उसने मेरा पासवर्ड नहीं पूछा। पासवर्ड इसलिए नहीं पूछा, नॉर्मली ये पासवर्ड के साथ लॉगिन होता है। लेकिन अगर आप जो है एक एसएसएच कीज होती हैं, पब्लिक और प्राइवेट की का एक पेयर होता है, अगर आप उसको सेटअप कर लें तो आपको पासवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती हर वक्त, हर दफा जब आप लॉगिन करते हैं। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज है, उसको शायद हम देखें, लेकिन मेरे पास अभी आपका पूरा मैनुअल आया नहीं है कि आपके जो प्रैक्टिकल है उसमें क्या क्या चीजें जो है वो शामिल है। कोशिश करूंगा कि मैं उसको भी साथ शामिल करूं उसमें। यहाँ पे कॉपिंग फाइल्स में काफी देर लग रही है।
फाइल्स काफी हो चुकी हैं और अब इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो रहा है।